रोमेटोलॉजी कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि टारगेट करता है साइनोवियम को। साइनोवियम इज़ द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द इनसाइड ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। इस डायग्राम में जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ये साइनोवियम है और सेंटर में साइनोवियल फ्लूइड है। तो इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साइनोवाइटिस जिसको कहते हैं। दिस डिजीज़ हैज़ द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय कार्टिलेज, कॉज बोन इरोजन एंड डिफॉर्म द जॉइंट्स। किसी भी ऑटो इम्यून कंडीशन में एक चीज़ याद रखें कि कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर आएगा किसी जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन में। इन्वायरमेंटल ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो सकता है सच एज माइकोप्लाज्मा या पार्वोवायरस। सिगरेट स्मोक के काफ़ी रिलेशंस हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एज 35 से 50 एज में बहुत कॉमन है। वुमेन में 3 टाइम्स ज़्यादा होता है मेन से, और कुछ पर्सन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। द वे दिस डिजीज स्टार्ट्स इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनिशिएशन फेज जिसमें नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरा एम्प्लीफिकेशन फेज जो कि मोस्टली टी लिम्फोसाइट्स से को इन्वॉल्व करता है। एंड लास्ट स्टेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू रिपेयर। प्रीडोमिनेंट सेल्स इस कंडीशन में टी लिम्फोसाइट्स हैं, और यही वजह है कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और फिर उसको ड्यूरिंग द डिजीज़ HIV एड्स हो जाए तो उसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। एड्स में टी लिम्फोसाइट्स की अमाउंट कम हो जाती है, तो इसलिए जिनको एड्स है उनमें बहुत रेयर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरी चीज़ है जिनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है इस डिसीज़ में, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं। इनमें आता है ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। अगर हम कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ करें जो इन साइटोकाइंस को कंट्रोल करें तो हम इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट क्लिनिकली कैसा प्रेजेंट करेगा? उसको मॉर्निंग स्टिफनेस होगी एटलीस्ट 1 आवर के लिए सुबह जागने के बाद फॉर अबाउट 6 वीक्स ये सिम्टम्स रहेंगे। मोस्टली स्वेलिंग क्रिएट करेगा रेस्ट, MCPs और PIPs में। इसके लिए एक ईजी निमोनिक है पंच डिजीज़, क्योंकि इससे मुझे याद रहता है कि इसमें सिर्फ MCPs और PIPs इन्वॉल्व होते हैं, DIPs नहीं इन्वॉल्व होते। सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, जो इन्वॉल्वमेंट लेफ़्ट साइड पे है वही इन्वॉल्वमेंट राइट साइड पे होती है। एक्सेप्शंस हमें 2 याद रखने हैं कि नेवर एवर DIPs आर इन्वॉल्व एंड कभी भी बैक पेन नहीं होता इस डिज़ीज़ में। ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है, तो तकरीबन 70% ऑफ द पेशेंट में सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे सच इज़ फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड वीकनेस। कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी इस डिजीज़ में होती है, फॉर एग्जांपल लिगामेंट्स और टेंडन को इन्वॉल्व करता है। एक कंडीशन है जिसमें रेडियल डिविएशन ऑफ द रिस्ट एंड अल्नर डिविएशन ऑफ द डिजिट्स हो जाता है, तो कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है। बॉटनियर एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। राइट साइड पे बॉटनियर डिफॉर्मिटी है, इसमें PIPs परमानेंटली फ्लेक्स्ड होते हैं और DIPs परमानेंटली एक्सटेंडेड होते हैं। दिस इज़ नॉट ड्यू टू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ DIPs बट टेंडन्स और लिगामेंट्स इन्वॉल्व है जिसने इनको फ्लेक्स्ड और एक्सटेंड किया हुआ है। एंड द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑन द लेफ्ट। रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स आर कॉज्ड बाय फोकल वास्कुलाइटिस, और जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो उनको इन्वॉल्व करते हैं। सॉलिटरी नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ क्लस्टर्स बना सकते हैं। दे कैन आल्सो अल्सरेट एंड बिकम इन्फ्लेम्ड एज वेल। एंड पे 2 सिंड्रोम्स हैं, एक है फेल्टी सिंड्रोम जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, साथ में स्प्लीनोमेगली एंड न्यूट्रोपेनिया। इसको ऐसे याद रखें कि द स्प्लीन फील्स टू ईट द न्यूट्रोफिल्स, तो इसमें स्प्लीनोमेगली होती है और न्यूट्रोपेनिया होता है, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैप्लन सिंड्रोम जिसमें न्यूमोकोनियोसिस साथ में होता है। अब आते हैं लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स एंड डायग्नोसिस पे। मोस्टली तो ये डिजीज़ क्लिनिकल फीचर्स पे डिफ्रेंशिएट हो जाती है, लेकिन इसके अलावा सीरोलॉजी में RF फैक्टर पॉजिटिव होगा, और RF फैक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है anti-CCP। दिस इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे, ESR ज़्यादा होगा, C रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होंगे। ऐसे पेशेंट में एनीमिया हो सकता है, और कौन सा एनीमिया? एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़। बट बिफोर थिंकिंग अबाउट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ वन मस्ट चेक आयरन स्टेटस बिकॉज दे कुड हैव आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ड्यू टू यूज ऑफ NSAIDs। NSAIDs can cause peptic ulcer disease which can result in iron deficiency anemia.
एक्सरे कर सकते हैं और एक्सरे में इरोसिव साइंस होंगे या एटलीस्ट पेरियोस्टल डिप्लीशन होगी। ये लेफ़्ट और राइट हैंड की इमेजिंग है और प्रॉपर बोन इरोजन नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि दोनों हैंड्स को इन्वॉल्व किया है तो सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट है। हम साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस भी कर सकते हैं जिसमें सेल काउंट होगा 5000 से 50,000 के बीच में और कल्चर भी और ग्राम स्टेनिंग भी नेगेटिव आएंगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को स्टार्ट करेंगे नॉन स्टीराइडल्स पे और इंसर्ट में सबसे बेटर आर दी साइक्लोऑक्सीजनेस 2 इनहिबिटर्स। ऑक्स 2 इनहिबिटर में सिर्फ सीलोकॉजिब इज़ अवेलेबल टू यूज़। ये जो बाकी दो हैं इनमें एमआई का रिस्क है इसलिए ये नहीं यूज़ की जाते। सेकंड ड्रग्स आर द कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। इसमें प्रेडनिसोन यूज़ करते हैं वंस अ डे 10 mg। एंड डिमार्ड्स डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स जिसमें मीथोट्रेक्सेट आता है। एंटी TNF एजेंट्स, एंटी मलेरियल सच एज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फर ड्रग्स एंड गोल्ड। डिमार्ड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि डिमार्ड टेक्स अ लिटिल टाइम टू स्टार्ट एक्टिंग और फिर हम स्लोली कॉर्टिकोस्टेरॉइड के डोज को टेपर ऑफ करते हैं। और जब बीच बीच में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फ्लेयर्स होंगे तो उसमें NSAIDs यूज़ करेंगे। अब मीथोट्रेक्सेट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। मोस्टली यही ड्रग अलोन यूज़ होती है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है डिबार्स में इसका, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लिवर पे साइड इफ़ेक्ट शो करता है। हेपेटाइटिस, हेपेटिक फाइब्रोसिस कैन कॉज न्यूमोनाइटिस, कैन आल्सो कॉज सप्रेशन ऑफ बोन मैरो एंड मे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रूमेटॉइड नोड्यूल्स। इसलिए इस ड्रग के यूज़ के साथ स्क्रीनिंग ज़रूरी है। CBC करते हैं बोन मैरो सप्रेशन चेक करने के लिए, साथ में लिवर एंजाइम चेक करते हैं आफ्टर अबाउट एवरी 4 to 8 weeks। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड सल्फासेलेजीन आर यूज्ड इन अर्ली माइल्ड डिजीज़। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन रेटिनोपैथी कॉज कर सकता है तो इसके लिए रेगुलर आई एग्जामिनेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो TNF इनहिबिटर्स हैं। दे आर यूज इन अ पर्सन इज रेजिस्टेंट टू मीथोट्रेक्सेट और ये डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करती है। जिस पेशेंट को TNF लग रहा है उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है और सबसे पहले TB की स्क्रीनिंग ज़रूरी है। डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकते हैं, इवन सेप्सिस हो सकती हैं या कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। इस कैटेगरी में 3 मेन ड्रग्स है जो कि यूज़ होती हैं। इन्फ्लेक्सिमाब मोस्टली यही यूज़ होती हैं, एडेलिमुमाब and etanercept. And nowadays the best combination is considered that of infliximab and methotrexate। दोनों को एक साथ ही प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। डिजीज़ कैन बिकम मोर एग्रेसिव। कैसे? हाई टाइटर होगा RF फैक्टर का, रूमेटॉइड नोड्यूल्स डिफ्यूजली हो सकते हैं, अर्ली जॉइंट इरोशंस हो सकती हैं। अगर लेट एज ऑफ ऑनसेट है या HLA-DR4 पॉजिटिविटी है तो डिजीज़ मोर एग्रेसिव प्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन। इस कंडीशन में एटलांटो एक्सियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है जिसमें फिर एक्सेसिव मूवमेंट होती है। उस एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो सकती है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा नेक पेन के साथ। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं सच इज क्वाड्राप्लेजिया, पैराप्लेजिया, इवन पैरास्थीसिया ऑफ द हैंड्स एंड फीट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में अगर ये साइंस नज़र आए तो फ़ौरन एक्सरे करनी चाहिए, एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन या CT स्कैन या MRI। और अगर पॉजिटिव साइंस नज़र आए तो रेफ़र करें स्पाइन सर्जन को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हर पेशेंट को अगर वो सर्जरी के लिए जा रहा है या किसी इंट्यूबेशन के लिए जा रहा है तो एक्सरे कराना मस्ट है, एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बेकर सिस्ट रप्चर कर सकता है। बेकर सिस्ट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द इन्फ्लेम्ड साइनोवियम इनटू द पॉप्लिटियल स्पेस और जब ये रप्चर करेगा तो स्वोलन पेनफुल काफ क्रिएट करेगा। डेट्स इट अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और अब हम एक केस डिस्कस करेंगे। 26 ईयर ओल्ड वुमेन, तो एज ऑलमोस्ट यंग वुमेन है एंड जेंडर भी चेक कर ले कि वुमेन है नॉट मैन, with no prior history, present with 3-week history of joint swelling and stiffness। So this shows कि कोई inflammatory condition है joint में। And she informs you that she had stiffness for about 2 hours every morning since the symptoms started and that the symptoms improves as the day progress। So ये एक inflammatory condition है, morning stiffness create कर रहा है। She denies back stiffness और back pain।
She has fatigue and low-grade fever. On examination of the wrist, MCPs and PIPs are red and swollen on both hands. So DIPs इन्वॉल्व नहीं है और both hands involved है, तो एक symmetrical condition है. The DIPs are not involved. There is fluid in the wrist joint. Otherwise examination is normal. So ये straightforward case है rheumatoid arthritis का, symmetrical inflammatory condition है and not involving the DIPs. What should we do next? So clinically तो ये case diagnosed है. We should confirm by serology and inflammatory signs such as C-reactive protein, ESR चेक कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं अगर कोई रेडियोलॉजिकल साइन हमें नज़र आ गया. And start with the treatment. Treatment are NSAIDs, corticosteroids and DMARDs.